2024 का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस और गेमिंग स्मार्टफोन अंडर 30,000 रहा था आपका पोको F6, बट वी फाइनली गॉट द मच नीडेड अपग्रेड, द पोको F7। बट क्या ये इस साल भी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस और गेमिंग स्मार्टफोन बन पाएगा? हाय गाइस, मैं प्रवीण भंका और आप देख रहे हैं 91 मोबाइल्स और मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए पोको F7 का रिव्यू एंड साथ ही साथ हम इसे कंपेयर करने वाले हैं इसके क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर से, जो कि है Vivo T4 Ultra एंड iQOO Neo 10, ताकि आप जान सके कि आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट रहने वाला है अंडर 40,000। खैर, सबसे पहले रिव्यू की शुरुआत करते हैं इन सब के डिजाइन के बारे में जान के। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले डिजाइन की। खैर, डिजाइन के लिए भी हम यहाँ पे सिर्फ देखने में अच्छा लग रहा है या फिर गेमरी लुक दे रहा है तो गेमिंग फोन अच्छा हो गया, नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। हम देखते हैं कि इसमें आपके अलग अलग पैरामीटर्स क्या क्या हैं, जैसे कि आता है इसमें थिकनेस क्या है, वेट क्या है, आपका क्या IP रेटिंग दी गई है और साथ साथ इसमें कौन से मटेरियल से बनाया गया है, लाइक बिल्ड क्वालिटी क्या है। उन सब के बेसिस पे हमें पता चलता है कि अच्छा, इसका डिजाइन काफी अच्छा निकल कर आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे इवेल्युएट कर लेते हैं यहाँ पे पोको F7 को, जो कि आता है आपका सिर्फ 222 ग्राम का, और अगर थिकनेस की बात करें तो सिर्फ 8.2 mm का है। एंड ज़्यादा लग नहीं रहा मेरे को थिकनेस, एंड बॉक्सी डिज़ाइन है तो ओवरऑल मेरे को दिक्कत नहीं लगी, पकड़ने में भी अच्छा लगता है एंड ग्रिप अच्छी रहती है। बट थोड़ा सा आपको यहाँ पे बैक पैनल आपका ग्लास फिनिश टाइप का है तो थोड़ा स्लिपरी हो जाता है एट टाइम्स, तो कभी कभार आपको एक हाथ से यूज़ करने में थोड़ा लग सकता है कि अच्छा स्लिप ना हो जाए। खैर, इसके लिए कंपनी ने कवर दिया है बॉक्स में तो आप कवर भी लगा सकते हैं, बट ओवरऑल एज सच तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। लेकिन पीछे थोड़ा आपको फिंगरप्रिंट्स वगैरह देखने को मिल सकते हैं कभी कभार, क्योंकि थोड़ा सा ग्लॉसी है पीछे की तरफ से, तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। खैर, वेट के हिसाब से थोड़ा मेरे को ज़्यादा लगा, बट वेट इसका ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं भी बोलूँगा क्योंकि बैटरी इसकी बहुत अच्छी है, वो मैं आपको बताता हूँ। खैर, उसके हिसाब से ठीक लगा मेरे को, बैटरी के हिसाब से थिकनेस भी ठीक है, आपका वेट भी ठीक है, एंड यहाँ पे आपको IP रेटिंग भी बड़ी अच्छी मिल जाती है, IP66, IP68 एंड IP69 रेटिंग, तो बहुत अच्छी आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो आप काफ़ी अच्छे से आप पानी के अगर आसपास हैं यूज़ कर सकते हैं, ऐसा आपको दिक्कत नहीं आएगी। और अगर बात करें यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी, तो वो बहुत इंप्रेसिव लगा मेरे को। इस प्राइस रेंज में बहुत कम देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल रही है, जो कि काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपको पूरा फ्रेम एल्यूमिनियम बिल्ड क्वालिटी का बना है, तो वो काफ़ी एक स्टडी आपको दे देगा फील, और आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि अच्छा, फ़ोन को कुछ नहीं होने वाला। काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल पकड़ने वगैरह में और इन हैंड यूज़, मतलब वन हैंड यूज़ में थोड़ा सा आपको दिक्कत लग सकती है, स्लिपरी हो सकता है समटाइम्स, बट अदरवाइज एज सच कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ऐसे डिस्प्ले वगैरह काफ़ी आपको बड़ा मिल रहा है, तो डिज़ाइन के मामले में ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर बात करें इसकी कंपटीशन की, तो आ जाता है Vivo T4 Ultra एंड iQOO Neo 10। अगर बात करें सबसे पहले सबसे हल्का स्मार्टफोन जो निकल कर आ रहा है वो है Vivo T4 Ultra, जो कि आता है सिर्फ 192 ग्राम का। एंड अगर थिकनेस की बात करें तो सबसे पतला स्मार्टफोन अगेन Vivo T4 Ultra विद 7.43 mm। एंड अगर IP रेटिंग की बात करें तो यहाँ पे पोको F7 आगे निकल जाता है विद IP66, IP68 एंड IP69 रेटिंग। और अगर मटेरियल की बात करें तो यहाँ पे आपको iQOO Neo 10 एंड Vivo T4 Ultra दोनों ही पॉलीकार्बोनेट बिल्ड क्वालिटी के साथ आते हैं, लेकिन पोको F7 आता है आपका एल्यूमिनियम बिल्ड क्वालिटी के साथ, तो यहाँ पे ये स्टडी में आपका सबसे आगे निकल जाता है। अब बात करते हैं मेरे ओपिनियन की, तो यहाँ तीनों में जो सबसे अच्छा निकल कर आ रहा है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ आ रहा है, बिल्ड क्वालिटी वगैरह के साथ, और डिज़ाइन में ऑब्वियसली उसमें आगे निकल जाता है, वो है आपका पोको F7। यहाँ पे आपको बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है, साथ साथ इसमें IP रेटिंग्स भी आपको बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। हाँ, थिकनेस में थोड़ा सा ज़्यादा है, बट वेट में तो ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा ही है, बट उसमें आपको एडवांटेजेस भी देखने को मिल रहे हैं उस चीज़ के लिए। तो ओवरऑल मेरे को डिज़ाइन में काफ़ी अच्छा लगा पोको F7। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, जिसकी वजह से हम सब इंटरेक्शन करते हैं फ़ोन के साथ, वो है डिस्प्ले। तो डिस्प्ले की अगर बात करें तो यहाँ पे भी हमने अलग अलग पैरामीटर्स बना रखे हैं, जिसमें क्या आता है, सबसे पहले डिस्प्ले का रेजोल्यूशन क्या है, डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट क्या है, आपका PPI कितना है, आपका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो क्या है, आपको डिस्प्ले में प्रोडक्शन क्या देखने को मिल रही है, और भी बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। उसके बाद ही डिसाइड किया जाता है कि अच्छा, इसका डिस्प्ले ज़्यादा अच्छा निकल कर आ रहा है। तो यहाँ सबसे पहले हम इवैल्यूएट कर लेते हैं पोको F7 के डिस्प्ले को। तो यहाँ देख सकते हैं डिस्प्ले आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, जो कि आता है आपका 6.83 इंचेस का, तो काफ़ी बड़ा डिस्प्ले है। एंड यहाँ पे स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, जो कि आपका 94.23% का। एंड ओवरऑल डिस्प्ले काफ़ी अच्छा लगता है, ब्राइट भी काफ़ी है, 3200 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। तो ओवरऑल मेरे को कंटेंट वगैरह देखने में काफ़ी मज़ा आया, और साथ साथ यहाँ पे नेटफ्लिक्स में आपका HDR10 एंड डॉल्बी विजन सपोर्ट करता है, तो मेरे को कहीं पे भी दिक्कत नहीं आई। कलर्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे थे और काफ़ी स्मूथ चलता है। खैर, वो तो आपका सॉफ्टवेयर में भी आ जाता है, लेकिन ओवरऑल काफ़ी अच्छा चल रहा है। यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है एंड 4
480 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिल जाता है एंड 447 का PPI देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा लगा। एंड 1.5K का रेजोल्यूशन है यहाँ पे एंड गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोडक्शन भी देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल डिस्प्ले काफ़ी अच्छा लग रहा है और ये POLED डिस्प्ले है, तो उसमें भी आपको कोई कमी नहीं देखने को मिल रही, तो आपको क्वालिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। ऑल्दो ये LTPS डिस्प्ले है, LTPO नहीं है, बट स्टिल यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल मेरे को जो डिस्प्ले की यूज़ करने में मज़ा आया, कोई दिक्कत नहीं लगी, काफ़ी अच्छा डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो जो है आपका बेजल्स है वो बहुत कम है और बहुत इक्वल तरीके से देख सकते हैं चारों तरफ से। तो ओवरऑल डिस्प्ले ने मेरे को काफ़ी इंप्रेस किया इस फ़ोन के। लेकिन अगर बात करें इसके कंपटीशन की, तो यहाँ आ जाता है आपका Vivo T4 Ultra एंड iQOO Neo 10। तो अगर बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले डिस्प्ले साइज़ की, तो सबसे बड़ा डिस्प्ले साइज़ जो निकल कर आ रहा है वो है Poco F7 का, जो कि आता है 6.83 इंच का। लेकिन अगर डिस्प्ले टाइप की बात की जाए तो यहाँ पे आपको सब में OLED ही देखने को मिल रहा है, लेकिन Vivo T4 Ultra में क्वाड कर्व्ड AMOLED देखने को मिल रहा है। लाइक आपका कर्व्ड है, अदरवाइज iQOO Neo 10 में भी फ्लैट डिस्प्ले है और Poco F7 में भी फ्लैट डिस्प्ले है। अगर पीक ब्राइटनेस की बात करें तो सबसे ज़्यादा पीक ब्राइटनेस देखने को मिल रही है वो है iQOO Neo 10 में, जो कि आती है 5500 निट्स की। एंड रिफ्रेश रेट की अगर बात करें तो यहाँ पे अगेन iQOO Neo 10 आगे निकल जाता है विद 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट। अब बात करते हैं टाइप के डिस्प्ले की, तो यहाँ पे सबसे आगे निकल जाता है iQOO Neo 10 विद द LTPO डिस्प्ले, जो कि काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है। और अगर बात करें नेटफ्लिक्स में HDR10 यहाँ पे तीनों में सपोर्ट करता है, लेकिन आपका Poco F7 आगे निकल जाता है विद डॉल्बी विजन का सपोर्ट ऑल्सो। सो अगर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करें तो यहाँ पे Poco F7 आगे निकल जाता है विद 94.23% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। एंड अगर बात करें PPI की, तो PPI में आपका आगे निकलता है Vivo T4 Ultra विद 460 का PPI। वहीं बात करें टच सैम्पलिंग रेट की, तो यहाँ पे Poco F7 एंड Vivo T4 Ultra आगे निकल जाते हैं विद 480 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट। और अगर रेजोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे तीनों में आपको 1.5K का रेजोल्यूशन देखने को मिलता है। और डिस्प्ले प्रोटेक्शन की अगर बात करें तो यहाँ Poco F7 में आपको गोरिल्ला ग्लास 7i एंड आपका Vivo T4 Ultra में Squad Alpha एंड iQOO Neo 10 में आपको Squad Sensation Up ग्लास देखने को मिल जाता है। सो अब बात करते हैं मेरे ओपिनियन की, तो यहाँ डिस्प्ले के मामले में जो सबसे आगे निकल रहा है ना, वो है आपका iQOO Neo 10। यहाँ पे आपको डिस्प्ले थोड़ा सा कम मिल रहा है अगर साइज में देखा जाए, लेकिन आपको यहाँ पे पीक ब्राइटनेस बहुत अच्छी देखने को मिलती है, रिफ्रेश रेट अच्छी देखने को मिल जाता है एंड साथ साथ यहाँ पे आपको क्वालिटी जो मिल रही है ना LTPO की, वो एक अलग लेवल पे है। लाइक 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ जो आप गेमिंग करेंगे और प्रॉपर आप परफॉर्मेंस लेंगे, तो यहाँ पे आपको क्वालिटी अलग ही देखने को मिलेगी। LTPO डिस्प्ले एक अलग लेवल पे आ जाता है। अगर हम क्वालिटी की बात करें, आपके फीचर्स की बात करें, तो ओवरऑल आपको यहाँ ज़्यादा अच्छा डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। सो आप लोग बताइएगा आपको कैसा लगा इसका डिस्प्ले। सो अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, और इन स्मार्टफोन्स का तो वही मेन चीज़ है, परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो यहाँ पे हमने अलग अलग पैरामीटर्स बना रखे हैं, लेकिन उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक आता है आपका बेंचमार्क्स, दूसरा आता है आपका गेमिंग। तो अगर बेंचमार्क्स की बात करें तो यहाँ पे हम अलग अलग टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहला टेस्ट आता है हमारा Antutu का बेंचमार्क टेस्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका CPU, GPU, रैम, स्टोरेज एंड आपका यूजर एक्सपीरियंस बोले तो UI, इन सब के बेसिस पे एक स्कोर निकल कर आता है, हायर द नंबर इज बेटर। उसके बाद हम देखते हैं Geekbench सिंगल कोर और मल्टी कोर, जहाँ पे आपका CPU का सिंगल कोर और मल्टी कोर देखा जाता है और उसका स्कोर निकला जाता है, उसमें भी आपका हायर द नंबर इज बेटर। उसके बाद हम टेस्ट करते हैं बर्नआउट टेस्ट। तो बर्नआउट टेस्ट में क्या होता है, आपका जैसे ही आपका CPU पे प्रॉपर लोड दिया जाता है, पूरा प्रेशर दिया जाता है, उसके बाद वो कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है उससे हमें पता चलता है, और यहाँ पे भी आपका हायर द परसेंटेज इज बेटर। फिर इसके बाद देखते हैं हम GFX Manhattan, GFX T-Rex, यहाँ पे भी आपको एक गेमिंग का स्कोर निकल कर आता है, मतलब कि आपका GPU कैसा परफॉर्म कर रहा है, कितने अच्छे से ग्राफिक्स बना रहा है और कितनी फास्ट बना रहा है, इन सब के बेसिस पे हमें स्कोर मिलता है, हायर द नंबर इज बेटर। एंड उसके बाद आता है आपका CPTD रैंडम रीड एंड राइट। तो यहाँ पे आता है, देखते हैं कि आपका स्टोरेज जो है वो कितने अच्छे से कॉपी पेस्ट कर पा रहा है, कितने अच्छे से आप रीड कर पा रहा है, लाइक ऐप्स वगैरह खोल रहे हैं तो कितनी फास्ट लोड हो रही है, इन सब के बेसिस पे हम देखते हैं कि अच्छा कैसा स्टोरेज इसका चल रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे गेमिंग की तरफ, लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ पे हम जो भी टेस्ट करते हैं उसमें ध्यान रखते हैं कि आपका 10 मिनट्स का ब्रेक हो, और जैसे ही 30 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर नीचे जाए फ़ोन का, उसके बाद ही नया टेस्ट रन किया जाए। और वहीं गेमिंग की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे हम 3 गेम्स खेलते हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, रियल रेसिंग 3 एंड BGMI, 30 मिनट्स ईच के लिए। और यहाँ पे ध्यान रखते हैं कि आपका क्या बैटरी ड्रॉप हो रहा है, क्या FPS निकल कर आ रहा है और कितना हीट हो रहा है स्मार्टफोन इस 30 मिनट्स में। तो इन सब के बेसिस पे हम देखते हैं कि गेमिंग में कौन सबसे अच्छा कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले इवैल्यूएट कर लेते हैं Poco F7 को, जिसमें कि आपको देखने को मिलता है Snapdragon 8s Gen 4, जो कि काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है, एंड LPDDR5X रैम एंड UFS 4.1 की स्टोरेज। तो ओवरऑल स्पेक्स वाइज तो ये काफ़ी तगड़ा निकल कर आ रहा है। लेकिन जैसे ही हम चलते हैं यहाँ पे इसके Antutu पे, तो यहाँ पे Antutu आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, जो कि आता है 19 लाख से भी ज़्यादा
तो यहाँ पे परफॉर्मेंस में तो आपको कहीं कमी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर बात करें इसके कंपटीशन की तो यहाँ पे आ जाता है आपका Vivo T4 Ultra एंड आपका iQOO Neo 10। तो सबसे पहले बात करें अगर प्रोसेसर की तो यहाँ पे Poco F7 एंड iQOO Neo 10 में सेम प्रोसेसर देखने को मिल रहा है Snapdragon 8H Gen 4, जबकि Vivo T4 Ultra में देखने को मिलता है Dimensity का 9300 प्लस प्रोसेसर। वहीं रैम की बात करें तो यहाँ पे आपको Poco F7 एंड iQOO Neo 10 में सेम LPDDR5X रैम देखने को मिलती है, लेकिन Vivo T4 Ultra में LPDDR5 रैम देखने को मिलती है। वहीं स्टोरेज की अगर बात करें तो यहाँ पे Poco F7 एंड iQOO Neo 10 में UFS 4.1 की स्टोरेज दी गई है, जबकि Vivo T4 Ultra में आपको UFS 3.1 की स्टोरेज दी गई है। तो वहीं पे बात करते हैं अब अगर Antutu की, तो सबसे हाईएस्ट स्कोर जो निकल कर आ रहा है वो है iQOO Neo 10 का, जो कि आता है 20,66,000 से भी ज्यादा। वहीं Geekbench सिंगल कोर की बात करें तो यहाँ पे Vivo T4 Ultra आगे निकल जाता है विद 2238 का स्कोर। एंड अगर बात करें Geekbench मल्टी कोर की तो यहाँ पे आगे निकलता है Vivo T4 Ultra विद 7101 का स्कोर। एंड बात करते हैं बर्नआउट टेस्ट की तो यहाँ पे सबसे अच्छा स्कोर निकल कर आता है Poco F7 का विद 45.80% का। एंड अगर GFX मैनेटन की बात करें तो यहाँ सबसे हाई स्कोर निकल कर आ रहा है वो है आपका iQOO Neo 10 का विद 7460 का स्कोर। अब बात करते हैं GFX T-Rex की तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट स्कोर निकल कर आता है वो अगेन iQOO Neo 10 का, जो कि आता है 6738 का। और वहीं पे बात करते हैं CPTD रैंडम राइट की तो यहाँ सबसे हाईएस्ट स्कोर निकल कर आता है वो है आपका iQOO Neo 10 का विद 26.81। एंड वहीं CPTD रैंडम रीड की बात करें तो सबसे हाईएस्ट स्कोर निकल कर आता है अगेन iQOO Neo 10 का विद 31.37। तो यहाँ पे मेजर लीड लेते हुए दिख रहा है iQOO Neo 10। लेकिन अब चलते हैं गेमिंग की तरफ। तो गेमिंग में यहाँ पे कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल जब हमने खेला 30 मिनट्स के लिए तो यहाँ सबसे ज़्यादा FPS निकल कर आए वो थे Vivo T4 Ultra में, जो कि थे 56.7 के। और वहीं बैटरी ड्रॉप की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा बैटरी ड्रॉप हुआ वो था आपका Vivo T4 Ultra में 8% का, और बोले तो 440 mAh का। और वहीं हीटिंग की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हीट हुआ फ़ोन वो था iQOO Neo 10 एंड Poco F7 विद 33 डिग्री सेल्सियस। और वहीं पे जब हमने रियल रेसिंग 3 खेला 30 मिनट्स के लिए तो यहाँ पे ज़्यादा FPS निकल कर आए वो थे iQOO Neo 10 के 59.2 के। और वहीं अगर बैटरी ड्रॉप की बात करें तो सबसे ज़्यादा बैटरी ड्रॉप देखने को मिला वो अगेन Vivo T4 Ultra में था 7% का, जो कि था 385 mAh का। एंड अगर हीटिंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा हीट हुआ स्मार्टफोन वो था iQOO Neo 10 विद 32.8 डिग्री सेल्सियस। वहीं अगर BGMI की बात करें जब हमने 30 मिनट्स के लिए खेला तो यहाँ सबसे ज़्यादा FPS जो निकल कर आया वो था आपका Poco F7 का 39.2 का। एंड वहीं पे बैटरी ड्रॉप की बात करें तो सबसे ज़्यादा बैटरी ड्रॉप हुआ अगेन T4 Ultra में 8% का 440 mAh का। अगर हीटिंग की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हीट हुआ जो स्मार्टफोन वो था Vivo T4 Ultra विद 33.1 डिग्री सेल्सियस। सो बात करें मेरे ओपिनियन की तो यहाँ पे तीनों बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लाइक हल्का सा मार्जिनल डिफरेंस है तीनों में, लेकिन हमें एक चूज़ करना पड़ेगा और मैं सीरियसली बहुत ही मुश्किल से चूज़ कर पा रहा हूँ। एंड यहाँ पे जो विनर निकल कर आ रहा है वो है आपका iQOO Neo 10। ये थोड़ा ज़्यादा ऑप्टिमाइज होगा शायद, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम स्पेक्स लग रहे हैं आपका Poco F7 से। एंड Vivo T4 Ultra भी काफ़ी अच्छा टफ कंपटीशन दे रहा है। एंड ओवरऑल यहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छा ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिल रहा है शायद से, इसके वजह से ये आगे निकल के आ रहा है परफॉर्मेंस में। एंड गेमिंग में भी बहुत अच्छा निकल कर आ रहा है, एज सच कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। खैर हार्डवेयर की तो हमने बात कर ली, लेकिन हार्डवेयर को चलाने के लिए चाहिए सॉफ्टवेयर, तो उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे भी हमने अलग अलग पैरामीटर्स बना रखे हैं जिसमें कि हम देखते हैं कि आपका कौन सा UI दिया गया है, क्या एंड्रॉयड वर्जन है, साथ साथ यहाँ पे कितने प्री लोडेड ऐप्स देखने को मिल रहे हैं और कंपनी कितना प्रॉमिस कर रही है कि आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स कितना देगी। उन सब के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि अच्छा इसका सॉफ्टवेयर ज़्यादा अच्छा निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले इवेल्युएट कर लेते हैं Poco F7 को। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है आपका HyperOS 2 बेस्ड ऑन Android 15। तो ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्मूथ है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आती एज सच। और कोई आपको एड्स, आपका जिटर्स या फिर एज सच आपको अननेसेसरी नोटिफिकेशंस वगैरह तो देखने को नहीं मिलती, विच इज़ अ प्रीटी गुड थिंग। लाइक पहले से काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिल चुकी है एंड काफ़ी स्मूथ लग रहा है, लाइक काफ़ी स्नैपी लग रहा है। एंड इसके एनिमेशंस वगैरह भी मेरे को काफ़ी मज़ेदार लग रहे हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं लगी। एंड अगर बात करें यहाँ पे जो आता है एक हल्का सा नेगेटिव पॉइंट बोलूँगा मैं इसको, जो कि आता है इसमें प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स की बात करें तो यहाँ पे आपको 66 प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स देखने को मिलते हैं, जो कि थोड़े से ज़्यादा ही साइड पे हैं। और साथ साथ यहाँ पे आपको 19 थर्ड पार्टी ऐप्स देखने को मिलते हैं, जो कि वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे आपको जो प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स देखने को मिल रहे हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा हैं। एंड मेरे को लगता है कि थोड़े से कम करने चाहिए ब्रांड को, इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट्स की, तो यहाँ पे इसने इम्प्रेस कर दिया हमें विद 4 ईयर्स के एंड्रॉयड अपडेट्स एंड 6 ईयर्स के सिक्योरिटी पैचेस, जो कि काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इंसेन है। लाइक पहले तो बहुत टाइम तक तो इनके पुराने ओल्ड वर्जन्स के साथ ही लॉन्च होते थे, उसके बाद आपको अपडेट्स मिलते थे।
यहाँ पे अभी लेटेस्ट एंड्रॉइड अपडेट के साथ आ रहा है, एंड साथ साथ आपको काफ़ी अच्छा प्रॉमिस भी देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पे काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है सॉफ्टवेयर के मामले में, तो आई एम प्रीटी इम्प्रेस। लेकिन अगर बात करें इसकी कंपटीशन की, तो यहाँ जाता है आपका Vivo T4 Ultra एंड iQOO Neo 10। सो यहाँ अगर UI की बात करें तो सब में आपको डिफरेंट UI देखने को मिलता है। तो Poco F7 में आपको HyperOS 2 देखने को मिल रहा है, तो Vivo T4 Ultra एंड iQOO Neo 10 में देखने को मिलता है FunTouch OS 15। एंड यहाँ एंड्रॉइड वर्जन की बात करें तो सब में आपको एंड्रॉइड 15 देखने को मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स। एंड प्री लोडेड ऐप्स की बात करें तो यहाँ सबसे ज़्यादा प्री लोडेड ऐप्स देखने को मिल रहे हैं, वो है आपका Poco F7 में 66 एंड 19 थर्ड पार्टी ऐप्स। लेकिन सबसे कम देखने को मिल रहे हैं वो है iQOO Neo 10 में, जो कि आते 52 एंड 4 थर्ड पार्टी ऐप्स हैं। और वहीं अगर बात करें एंड्रॉइड अपडेट्स की, तो यहाँ सबसे ज़्यादा एंड्रॉइड अपडेट्स देखने को मिल रहे हैं वो है Poco F7 में, जो कि आते हैं 4 ईयर्स के एंड्रॉइड अपडेट्स एंड 6 ईयर्स के सिक्योरिटी पैचेस। सो अब बात करते हैं मेरे ओपिनियन की, तो यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन हुआ मेरे को सॉफ्टवेयर के मामले में कौन किसको पिक करूँ। दोनों काफ़ी अच्छे सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन यहाँ पे Poco F7 आगे निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा अपडेट्स देखने को मिल रहे हैं। लाइक आपको 4 ईयर्स के एंड्रॉइड अपडेट्स एंड 6 ईयर्स के सिक्योरिटी पैचेस, तो काफ़ी लंबा आपको प्रॉमिस देखने को मिल रहा है। एंड इसलिए मैं आपको यहाँ पे Poco F7 को चूज़ कर रहा हूँ, वरना आपके प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स थोड़े से ज़्यादा हैं, वो कंपनी को ध्यान देना चाहिए। सो हम आ गए यहाँ पे दिल्ली के पार्क में, बहुत ही गर्मी हो रही है, लेकिन हम टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे Poco F7, जहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं डुअल कैमरा सेटअप, जिसमें कि मेन कैमरा आपका 50 मेगापिक्सल का विद OIS सोनी का IMX882 सेंसर। एंड अगर सेंसर साइज की बात की जाए तो 1/1.95 का मिल जाता है। एंड अपर्चर यहाँ पे आपको काफी अच्छा देखने को मिल रहा है f1.5 का। अब बात करें सेकेंडरी कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देखने मिल जाता है। एंड मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं आप रेयर कैमरा से 4K 60 FPS तक। लेकिन जैसे हम जाते हैं फ्रंट कैमरा पे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, जो कि शूट कर सकता है सिर्फ फुल HD 60 FPS तक, जो कि मेरे को कम लगा। लाइक इस प्राइस रेंज में और इस लेवल पे अभी काफ़ी फोन्स में आपको 4K 60 FPS भी देखने को मिल रहा है फ्रंट में, जो कि यहाँ पे लैकिंग था। लेकिन अगर बात करें इसके कंपटीशन की, तो यहाँ आ जाता है आपका Vivo T4 Ultra एंड iQOO Neo 10। सो अगर बात करें तीनों के मेन कैमरास की, तो यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है विद OIS। लेकिन अगर सेंसर की बात करें, तो यहाँ पे Poco F7 एंड iQOO Neo 10 में आपको सेम सेंसर देखने को मिलता है, सोनी का IMX882 सेंसर। एंड अगर आपका Vivo T4 Ultra की तरफ चले तो सोनी का IMX921 सेंसर देखने मिलता है। और अगर सेंसर साइज की बात की जाए, तो यहाँ सबसे बड़ा सेंसर साइज निकल कर आता है Vivo T4 Ultra का, जो कि आता है 1/1.56 का। एंड अगर अपर्चर की बात करें, तो यहाँ पे सबसे बड़ा अपर्चर है Poco F7 का f1.5 का। वहीं सेकेंडरी कैमरा की बात करें, तो तीनों में आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देखने मिल जाता है। एंड थर्ड कैमरा में यहाँ पे Vivo T4 Ultra आगे निकल जाता है विद 50 मेगापिक्सल का 3x पेरिस्कोप लेंस, जो कि काफी अच्छा है, एक एडिशन मिल जाता है आपको। एंड अगर मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें, तो सब के सब आपका 4K 60 FPS रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपका Vivo T4 Ultra एंड iQOO Neo 10 में आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है, जबकि Poco F7 में आपको मिलता है 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। और वहीं बात करें अगर मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो Vivo T4 Ultra एंड iQOO Neo 10 जा सकते हैं आपके 4K 60 FPS तक, लेकिन आपका Poco F7 पीछे रह जाता है विद सिर्फ फुल HD 60 FPS। सो अब बात करते हैं मेरे ओपिनियन की, तो यहाँ पे तीनों ने काफी अच्छा काम किया। तीनों की फोटोज काफी कॉम्पिटिटिव थे एक दूसरे से। लाइक हम लोग को कंफ्यूज हो रहा था कि कौन सी चूज करे कौन सी नहीं। एंड क्योंकि आपका Poco F7 का और आपका iQOO Neo 10 का सेंसर ऑलमोस्ट सेम था, बट अपर्चर में डिफरेंस था, तो वहां पे आपको डिफरेंसेस देखने को मिल रहे थे। एंड Vivo T4 Ultra में आपको एक्स्ट्रा टेलीफोटो लेंस, मतलब कि पेरिस्कोप लेंस आपको देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा है। एंड वहां पे आपको मैक्सिमम 100x जूम देखने को मिल जाता है, तो ये आपको काफी अच्छा निकल के आ जाता है। लेकिन जब हमने शॉर्ट लिस्ट किया, तो हमारे पास मेन कॉम्पिटिशन में आया Vivo T4 Ultra एंड आपका Poco F7। सो विनर निकल कर आया हमारा Vivo T4 Ultra। दोनों तरफ में आपको यहाँ पे 4K 60 FPS मिल जाता है, फ्रंट एंड बैक दोनों में, जो कि काफी अच्छा है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक टेलीफोटो पेरिस्कोप देखने मिल जाता है विद 3x ऑप्टिकल जूम, तो वो भी आपको काफी अच्छा एक क्वालिटी दे देगा। तो यहाँ पे मोर एंड मोर एडवांटेजेस ही हैं, और ये अच्छी विनर में आपका साबित हुआ है। सो अब बात करते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट चीज की जिससे पावर मिलती है फोन को। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे बैटरी एंड चार्जिंग की। तो बैटरी एंड चार्जिंग के लिए अलग अलग पैरामीटर्स बना रखे हैं हमने।
जिसमें क्या आता है सबसे पहले कि बैटरी की कैपेसिटी कितनी है, उसके बाद हम टेस्ट करते हैं पीसी मार्क टेस्ट। तो पीसी मार्क टेस्ट क्या होता है कि वहाँ पे हम ट्राई करते हैं फ़ोन को फुल चार्ज कर देते हैं 100% तक, उसके बाद उस टेस्ट को रन करते हैं और वो टेस्ट चलते रहेगा जब तक 20% तक बैटरी ना आ जाए। और उसमें आपके नॉर्मल डे टू डे टास्क जैसे कि आप कुछ ब्राउज कर रहे हैं, कभी कुछ गेम खेल रहे हैं, कभी कोई वीडियो देख रहे हैं, इस तरह के टास्क चलते रहेंगे लगातार जब तक आपकी बैटरी डाउन ना हो जाए। और इसके बेसिस पे हमें एक टाइम आपका मिल जाता है, आपका स्कोर मिल जाता है, और वो हायर द स्कोर इज़ बेटर। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे चार्जर कौन सा सपोर्टेड है और कितना आपको मतलब चार्जर बॉक्स में मिल भी रहा है कि नहीं, वो भी ध्यान देते हैं। और साथ साथ यहाँ पे कितनी फास्ट चार्जिंग मिल रही है आपको फ्रॉम 20 to 100%। तो 20% इज़ द आइडियल स्टेट, लाइक इससे नीचे आपकी बैटरी को नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी बैटरी लाइफ और बैटरी हेल्थ में फ़र्क पड़ सकता है। तो यहाँ पे हम ये टेस्ट करते हैं, उसमें देखते हैं कि जिसमें जो जल्दी फास्ट चार्ज हो जाता है उसका हमारा एक आगे निकल जाता है। उसके बाद हम टेस्ट करते हैं यहाँ पे YouTube प्लेबैक का, जो कि 30 मिनट्स का होता है। तो जनरली ये होता है कि आपका डिस्प्ले 30 मिनट्स अगर आप ऑन है, कुछ देख रहे हैं, तो कितना बैटरी ड्रॉप हो रहा है उससे हमें पता चलता है। तो इससे भी एक आपका अंदाज़ा मिल जाता है कि बैटरी कैसा परफॉर्म कर रही है। तो अभी सबसे पहले हम इवेलुएट कर लेते हैं यहाँ पे पोको F7 को। तो यहाँ पे अभी तक की जितना मेरे को पता है इंडिया में सबसे बड़ी बैटरी मिल रही है, जो कि आती है 7550 mAh की, मतलब 50 mAh भी डाल ही दिया, छोड़ा नहीं। तो 7550 mAh बैटरी बहुत ही बड़ी है, बहुत ज़्यादा इंसेन है। और यहीं पे हमने पीसी मार्क टेस्ट जब किया ना, तो इसका जो स्कोर निकल कर आया वो भी इंसेन था, जो कि था 20 hours 36 minutes का, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो मतलब बैटरी बैकअप में तो आपको ये आराम से 2 दिन निकाल देगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एंड बहुत ही आराम से आप मतलब मीडियम टू हैवी यूसेज भी कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है आने वाली। वहीं पे अगर बात करें इसके चार्जर की, तो यहाँ पे आपको 90 वाट का चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलता है एंड चार्जर भी इन द बॉक्स देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर बात करें चार्जिंग की, तो यहाँ पे जब हमने 20 से 100% चार्ज किया, तो ये सिर्फ 45 मिनट्स में फुल चार्ज हो गया, जो कि ठीक है। मैं बोलूँगा कि इतनी बड़ी बैटरी के बाद भी काफ़ी अच्छा चार्ज हो गया है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और अब बात करते हैं YouTube प्लेबैक की, जो हमने किया इसमें 30 मिनट्स के लिए। तो 30 मिनट्स के लिए अगर आपका स्क्रीन ऑन है, अगर आप कुछ देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको जो बैटरी ड्रॉप देखने को मिला वो था 2%, मतलब 151 mAh की बैटरी ड्रॉप हुई। लेकिन अब बात करते हैं इसके कंपटीशन की, तो यहाँ जाता है आपका Vivo T4 Ultra एंड iQOO Neo 10। तो यहाँ सबसे पहले अगर बात करें सबसे बड़ी बैटरी कौन सी आ रही है, तो वो है पोको F7 में ही 7550 mAh की। अब बात करते हैं पीसी मार्क टेस्ट का स्कोर निकल कर आ रहा है, सबसे हाईएस्ट वो था आपका पोको F7 का 20 hours 36 minutes का। वहीं अगर चार्जर की बात करें, सबसे बड़ा चार्जर, सबसे फास्टेस्ट चार्जर देखने को मिल रहा है वो है iQOO Neo 10 का 120 वाट का। वहीं अगर चार्जिंग टाइम की बात करें, सबसे फास्टेस्ट चार्जिंग जो देखने को मिल रही है वो अगेन iQOO Neo 10 में देखने को मिलती है 27 मिनट्स एंड 15 सेकंड्स की। और अब बात करें YouTube प्लेबैक जो हम 30 मिनट्स का करते हैं, उसमें सबसे कम बैटरी ड्रॉप देखने को मिला वो था आपका iQOO Neo 10, जो कि था 2% का, मतलब 140 mAh का। अब बात करते हैं मेरे ओपिनियन की। खैर मेरे ओपिनियन की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे सब साफ हो गया होगा, आपको पता ही है किसको जिताना है। चलो जिता देते हैं यार, पोको F7। यहाँ पे बहुत ही बड़ी बैटरी मिल रही है एंड बहुत ही तगड़ा बैटरी बैकअप देखने को मिल रहा है एंड काफ़ी अच्छा है, मतलब ओवरऑल काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे आपको इतनी अच्छी बैटरी भी देखने को मिल रही है, तो एक होता है ना कि भाई परफॉर्मेंस मिल रही है तो उसको यूज़ भी कर सके। तो यहाँ पे आपको बैटरी ज़्यादा मिलेगी, तो ऑब्वियसली आप अच्छे से ज़्यादा एक्सटेंडेड टर्म के लिए यूज़ कर पाएंगे, गेमिंग कर पाएंगे या जो भी। तो ओवरऑल मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, बैटरी इन चार्जिंग में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। अब बात कर लेते हैं प्राइस एंड वेरिएंट्स की। तो यहाँ पे तीनों स्मार्टफोन आपके अंडर 40,000 देखने को मिल जाते हैं, लेकिन प्राइस अगर मैं आपको एक्चुअल बताऊं तो यहाँ पे पोको F7 आपका देखने को मिलता है 31,999 का, Vivo T4 Ultra देखने को मिलता है आपका 37,999 का, वहीं iQOO Neo 10 देखने को मिलता है आपका 31,999 का। और वहीं अगर बेस वेरिएंट की बात करें तो iQOO Neo 10 का बेस वेरिएंट स्टार्ट होता है विद 8GB प्लस 128GB, और Vivo T4 Ultra का बेस वेरिएंट स्टार्ट होता है विद 8GB प्लस 256GB, और पोको F7 का बेस वेरिएंट स्टार्ट होता है विद 12GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज। तो यहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी जो निकल कर आ रहा है स्मार्टफोन विद द बेस वेरिएंट एंड द प्राइस, वो है आपका पोको F7। तो पोको F7 का बहुत ही अच्छा आपको प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो मिल रहा है एंड काफ़ी अच्छा वैल्यू फॉर मनी निकल कर आ रहा है ये। अब बात करते हैं वर्डिक्ट की। तो देखिए तीनों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, लाइक तीनों का कंपटीशन बहुत ही इक्वली चल रहा था, कोई कहीं आगे निकल रहा है, कोई कहीं आगे निकल रहा है, लेकिन बहुत ही हल्के मार्जिन से। तो यहाँ पे विनर चूज़ करना इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग, बट स्टिल आपको बताना ही पड़ेगा कि कौन से सेगमेंट में कौन सबसे ज़्यादा आगे निकल रहा था। तो यहाँ पे अगर आपको एक ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जिसका आपको डिस्प्ले है ना कर्व डिस्प्ले मिल जाए, क्वाड कर्व हो, वो तो बेस्ट हो जाए। परफॉर्मेंस में भी आपको ऐसा कमी नहीं मिले, लेकिन आपको कैमरा सबसे बेस्ट चाहिए,
तो मैं बोलूँगा कि आपको Vivo T4 Ultra की तरफ जाना चाहिए। ये बहुत अच्छा ऑप्शन निकल कर आता है कैमराज़ में। यहाँ पे आपको ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें कि थर्ड कैमरा जो कि बहुत प्यारा है वो है 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप 3x ऑप्टिकल जूम के साथ, जो कि काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी देता है। एंड ओवरऑल यहाँ पे आपको 100x तक डिजिटल जूम मिल जाता है। तो भाई कैमरास के मामले में तो दी बेस्ट है, आप इसकी तरफ जा सकते हैं। 4K 60 FPS आपको दोनों तरफ से रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है, तो आपको व्लॉगिंग वगैरह करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको एक ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जो कि भाई डिस्प्ले काफ़ी अच्छा हो, गेमिंग वगैरह करने में कोई परफॉर्मेंस में दिक्कत ना हो, लाइक परफॉर्मेंस एकदम टॉप नॉच चाहिए, कहीं पे भी कमी ना मिले, एंड ओवरऑल आपको बैटरी वगैरह भी अच्छी मिल जाए, कोई दिक्कत ना हो, डे टू डे यूसेज में तो अच्छा चलेगा क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छी है, तो मैं बोलूँगा कि आपको iQOO Neo 10 की तरफ जाना चाहिए। यहाँ पे परफॉर्मेंस एकदम टॉप नॉच है, डिस्प्ले आपको यहाँ 144 हर्ट्ज का LTPO डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, तो बहुत ही अच्छा डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। एंड परफॉर्मेंस में आपको कहीं कमी मिलेगी नहीं, बैटरी भी आपको अच्छी मिल जाती है 7000 mAh की, वो भी कोई बुरी नहीं है। तो ओवरऑल ये भी काफ़ी अच्छा पैकेज है। अगर आप गेमिंग वगैरह के लिए देख रहे हैं तो मैं बोलूँगा इसकी तरफ जा सकते हैं, फ्लैट डिस्प्ले, बहुत ही मज़ा आ जाएगा आपको। लेकिन अब बात करते हैं कि ऐसा स्मार्टफोन आपको चाहिए जिसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा हो, लाइक बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो, स्टडी हो, तो आपको डर ना रहे। उसके बाद साथ साथ आपका सॉफ्टवेयर में लंबा प्रॉमिस हो, लाइक सॉफ्टवेयर एज सच आपको दिक्कत ना करे, लाइक 4-5 साल का आराम से निकल जाए। और उसके बाद देखा जाए बैटरी में सबसे लंबी बैटरी मिल जाए, मतलब यार परफॉर्मेंस तो अच्छी मिलेगी ठीक है, लेकिन बैटरी मिलने कम होता है, और बैटरी यहाँ पे अच्छी मिल जाए तो फिर आप परफॉर्मेंस लंबे टाइम तक यूज़ कर पाएंगे ना। और उसके बाद आपका प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो जो है ना वो सबसे बेस्ट हो, मतलब वैल्यू फॉर मनी हो। तो मैं बोलूँगा कि आपको जाना चाहिए पोको F7 की तरफ। बहुत ही प्यारा निकल कर आता है ये स्मार्टफोन, डिज़ाइन में, परफॉर्मेंस में भी हल्का फुल्का नीचे था iQOO Neo 10 से, तो मैं बोलूँगा कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं बोलूँगा। यहाँ पे Vivo T4 Ultra भी परफॉर्म बिल्कुल सेम कर रहा था, बहुत ही अच्छे तरीके से, लेकिन आपका डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर, आपका बैटरी चार्जिंग और प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो में सबसे आगे निकल कर आता है पोको F7। तो ज़रूर से देखिएगा इस स्मार्टफोन को। एंड आप लोग बताइए आप इन तीनों स्मार्टफोन्स में से किसको चूज़ करेंगे अगर लेना चाह रहे हैं, और अगर कोई यूज़ कर रहा है तो कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने स्मार्टफोन्स के साथ। सो दैट्स इट दोस्तों, उम्मीद है गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसी इंटरेस्टिंग एंड इन डेप्थ वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें 91 मोबाइल्स को, और हाँ, दूसरों को बताओ, शेयर का बटन दबाओ। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।